बॉयल्स लॉ के बाद अब आपसे बात करते हैं सेकंड लॉ की, जो आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। और ये सेकंड लॉ है मेरे पास चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। थोड़ी सी मिस्टेक है, सो करेक्ट कर लेते हैं। ये बॉयल्स नहीं है बल्कि चार्ल्स है। ओके, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? तो चार्ल्स लॉ के बारे में लिखा, सर एट कांस्टेंट प्रेशर आपके दो चीजों का रिलेशन बताया गया। किस किस का? आप बोलेंगे सर उसने बताया कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तमाम लोगों ने ये लॉ पढ़ा होगा। बड़ा ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन डायरेक्ट होता है। फिर आपने पढ़ा है ना सर, प्रोपोर्शन हटा के हम क्या लगा देते हैं? प्रोपोर्शन हटा के यहाँ पे हम लगा देंगे कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के टी। टी को बोलेंगे भाई तुम यहाँ पे आके क्या हो जाओ, डिवाइड हो जाओ, यानी टेम्परेचर को लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये बन जाएगा सर v अपॉन टी इज इक्वल टू के। मुझे बताओ यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं? आप बोलेंगे सर यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं। और डिवाइड को प्रोडक्ट बोलते हो या रेशियो बोलते हो? तो आप बोलेंगे सर ये बन गया रेशियो। रेशियो किस किस का? तो आप बोलेंगे सर ये रेशियो बन गया वॉल्यूम और टेम्परेचर का, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये 400 में ये भी आप लिख सकते हो। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो है आपके पास, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ये आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो आप लोग जीनियस हो। अब मैं आपसे अगर ग्राफ बोलूं ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा, अब आप जीनियस हो, आप मुझे जवाब दोगे। बताइए सर, रिलेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है, ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा? आपसे अगर सवाल पूछा जाए सर दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या हाइपरबोला बनेगा? आप बोलेंगे सर क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है तो जिसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जाहिर सी बात, कॉमन सेंस की बात। तो आपने बोला सर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर रिलेशन इनवर्स होता तो आप क्या बना देते, हाइपरबोला बना देते। अच्छा, अब आपको याद होगा, याद है आप लोगों ने इस ग्राफ को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया था। जो ग्राफ आपके पास आया था, आपने इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया था और जिस पॉइंट पे ये मीट करा था उस पॉइंट को आपने बोला था सर ये टेम्परेचर होता था हमारे पास -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस टेम्परेचर को आपने नाम रखा था सर, ये टेम्परेचर कहलाता है हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट जीरो। यानी वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, यानी वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर जिस पॉइंट पे आपका वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम का गैस टेम्परेचर, वॉल्यूम का आपके गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर पॉइंट को आपने बोला था क्या, एब्सोल्यूट जीरो। या फिर इसको एक और नाम से आप बोलते हो, चाहे एब्सोल्यूट जीरो बोलो या फिर जीरो केल्विन बोलो, एक ही चीज है। तो ये सिंपल सी बात थी आपके पास किसकी, चार्ल्स लॉ की। बॉयस लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपने लॉ पढ़ा है वो था एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या था? तो बड़ी सिंपल सी बात भाई, तीसरा जो लॉ था वो था वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान, यानी एक वॉल्यूम और दूसरा नंबर ऑफ मोल। इसका उसने रिलेशन बताया था भाई, दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। यानी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n। ये आपके पास सिंपल कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। और लास्ट में जो लॉ है आपके पास, जो फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, ये लॉ आप लोग पढ़ा होगा, गेल-लुसैक लॉ। अच्छा, इस लॉ को प्रेशर लॉ भी कहा जाता है। ये आमतौर पर पढ़ाया नहीं जाता है, केमिस्ट्री की बुक के अंदर मौजूद है ये। केमिस्ट्री की बुक अगर आप खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे एंड हो रहा है उसके सेकंड लास्ट पेज के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग, छोटी सी लाइन के अंदर लिखा हुआ है गेल-लुसैक लॉ, जिसको आप प्रेशर लॉ भी बोलते हो। तो ये दो चीजों के दरमियान रिलेशन था, किस किस के दरमियान, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन था। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, तो उसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं और गेल-लुसैक लॉ भी कहते हैं। ये चार तरह के लॉ थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। इन लॉस को मिलाने के बाद आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी। अगर मैं उस इक्वेशन की आपसे बात करूं तो ये इक्वेशन कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन के आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया है सर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, PV इज इक्वल टू nRT। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है P1V1 अपॉन M1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2T2। यानी जनरल गैस इक्वेशन का भी सवाल है और जनरल गैस इक्वेशन में दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखा दिए। अब अगर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज समझानी है वो उसकी यूनिट समझाना है, कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज किस चीज को शो कर रहा है। अब मैं अगर आपसे बात करूं P, तो यहाँ P शो कर रहा है किसको, प्रेशर को। और आपसे अगर मैं बोलूं सर प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है किसके, पीए। और पीए का मतलब होता है यहाँ पे क्या, पास्कल। यानी पी प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर बराबर होता है न्यूटन पर, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है किसके, पास्कल के बराबर होता है। अच्छा, आप लोग क्योंकि पढ़कर आए हो एटीएम, तो एटीएम वाली कन्वर्जन भी मैं आपको बता दूं। कन्वर्जन क्या, जरा याद रखिएगा कि सर 1 पास्कल बराबर होता है, सॉरी 1 एटीएम
1 ATM बराबर होता है किसके 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो कन्वर्जन याद रखना, यानी एटीएम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एटीएम और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी एटमॉस्फेरिक मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करने का आपको तरीका बता दिया। अच्छा, अब प्रेशर के पास जो दूसरी चीज आपको नजर आ रही है वो नजर आ रहा है वी, और ये वी कहलाता है आपके पास वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो भाई वॉल्यूम का यूनिट भी देख लो, वॉल्यूम का यूनिट होता है मेरे पास क्या, मीटर क्यूब। अच्छा जी, एन लिखा हुआ है, तो एन तो आपको तमाम लोगों को पता होगा सर, ये एन कहलाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तमाम लोगों को ये बात पता होगी सर, एन कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स। आप बोलेंगे सर ये आर क्या है, तो आप बताऊंगा भाई ये आर कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू होती है 8.313। और अगर आप यूनिट लिखोगे आगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन, यानी आर की वैल्यू होती है 8.313 जूल पर मोल केल्विन। और लास्ट में लिखा हुआ आपके पास टी, सर ये टी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये टी है हमारे पास टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास क्या, केल्विन। यानी टी आपके पास है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट होता है आपके पास क्या, केल्विन। तो सारी चीजों के मैंने आपको यूनिट बता दिए, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना, आपको फॉर्मूला दिखा दिया, इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। अगर इसका एमसीक्यू आता है तो बहुत बेसिक एमसीक्यू आता है और आप इजीली इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लोगे। मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम की बात होगी एमसीक्यू को सॉल्व करने में। प्रैक्टिस बुक के अंदर आपके इसके बहुत सारे एमसीक्यूज दिए, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन के टॉपिक के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला टॉपिक करने से पहले चलो सवाल भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। अब आप लोग इस सवाल को देखिएगा और इसका जवाब मुझे बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा। फॉर्मूला मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, देखो फॉर्मूला पढ़ा ना अभी अभी आपने, P1 V1 अपॉन M1 T1 इज इक्वल टू P2 P2 अपॉन M2 T2। देखो फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। अब मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, पहले आप लोग कोशिश करो इसका जवाब क्या हो सकता है जल्दी से। सवाल बड़ा ही सिंपल था। सवाल में आपसे क्या बोला गया, जल्दी से सवाल देखते हैं। उसने बोला व्हेन एयर एट 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन का मतलब आपको पहला टेम्परेचर दे रहा है जिसको बोला T1, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको आपने बोल दिया P1, इज कंप्रेस्ड टू इज कंप्रेस्ड टू 1/20 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कंप्रेस किया आपने 1/20 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी इसका मतलब क्या है, इस बात को मैं समझाता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। आपको सेकंड प्रेशर दे रहा है यानी P2 आपको बता रहा है। अच्छा, कंप्रेस किया है फर्स्ट वॉल्यूम के, यानी जो वॉल्यूम 2 है वो 1/20 है। 1/20 का मतलब होता है 1/20 उस वॉल्यूम की जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, और ओरिजिनल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, V1 के। यानी उसने एक कंडीशन आपको बना के दी। कंडीशन क्या बना के दी, उसने बोला भाई जो नया वॉल्यूम है ना, वो नया वॉल्यूम हो गया 1/28 उस वॉल्यूम के जो उसका पुराना वॉल्यूम था। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। क्या सवाल में आपसे मास की बात करी, आप बोलेंगे सर मास की बात तो नहीं करी, तो आप फॉर्मूले में से मास को हटा दीजिए। फॉर्मूले में मास की जरूरत नहीं है, आपने मास को हटा दिया। क्या उसने आपसे टेम्परेचर की बात करी, आप बोलेंगे सर एक टेम्परेचर की बात करी, इसके अलावा कोई और टेम्परेचर नहीं दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी आप हटा दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो चीज बच गई वो क्या बच गई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। अब आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या बनेगा, अच्छा सॉरी गलती कर दी मैंने। आपसे जो बोला गया ना कि सवाल में आपको एक टेम्परेचर तो सॉरी दिया हुआ था, मैंने मिस्टेक कर दी कि T1 दिया हुआ तो दूसरा टेम्परेचर आपसे मांग रहा था, मैंने पढ़ा नहीं सवाल कि आपसे सेकंड टेम्परेचर मांग रहा है, यानी क्या मांग रहा है आपसे, T2 आपसे मांग रहा है। अच्छा, आप सवाल में अगर आप देखोगे ना सवाल किस तरीके से सॉल्व करोगे, सिर्फ वैल्यूज रखो और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो P1 की जगह पे जो आप P1 देख रहे थे, P1 की जगह पे मैंने रखा 1, V1 की जगह पे V1 आ गया, और नीचे T1 नजर आ रहा, तो T1 की जगह पे आप रख दोगे क्या, 300, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू, बराबर में लिखा हुआ है P2, तो आप बोलेंगे सर P2 की जगह पे आ जाएगा 30। अच्छा, V2 की जगह पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर V2 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1/20, और साथ में आ जाएगा मेरे पास कौन, V1, और दूसरा टेम्परेचर मुझे चाहिए, यानी मुझे कौन चाहिए, T2 चाहिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। आप बोलेंगे सर कैंसिल तो हो रहा है, V1 से ये V1 क्या हो गया, कैंसिल, इस T2 को वहां फेंक दिया, तो ये हो जाएगा सर T2/300, और राइट पे बच जाएगा मेरे पास क्या सर 30/20, जीरो से जीरो कैंसिल। तो आप बोलेंगे सर अब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 300 को वहां फेंक दीजिए, तो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 300। अब इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, 300 को 2 से कैंसिल करोगे तो जाएगा 130, और 130 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 450 केल्विन। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है, वो करेक्ट जवाब आपके पास क्या है, 450 केल्विन। तो एमसीक्यू बड़ा आसान सा था, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखा दिया। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज आपके पास
ना हो, जिस चीज की बात ना करें, उसको इक्वेशन में से आप रिमूव कर देना। तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को बात क्लियर होगी। इस एमसीक्यू के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है मेरे पास वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड। इसके कुछ पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, तमाम लोग बस इस पॉइंट को देख लो क्योंकि हमारी कोर्स का पार्ट है और अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप जवाब दे सको। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा कि गैस कंसिस्ट ऑफ आर्ट, गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हार्ड स्फेरिकल बॉल्स नोन एज मॉलिक्यूल। ये सारे पॉइंट लिखे हुए, आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स हैं। ये आप तमाम लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज हैं कि एवरेज डायमीटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, तो वो डायमीटर की वैल्यू आपको बता रहा है जिसको आप बोलते हो 3 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एट एसटीपी जो वॉल्यूम होता है गैसेस, वो 1 मीटर क्यूब में जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो तादाद आपको बता रहा है। 3x×25 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो ये वैल्यू आप याद कर लेना। अच्छा जी, फिर प्रेशर और नंबर ऑफ कॉलिजन के दरमियान रिलेशन आपको बता रहा है, ये भी याद करने वाली बात है। और टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट है जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसको सिर्फ एक दफा आप पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए बेसिक पॉइंट है क्या। हो सकता है आपको कभी किसी पॉइंट पे एमसीक्यू में आपकी हेल्प करते हैं। अब जो पॉइंट है ना, असल जो मुझे आपको टॉपिक समझाना है वो है प्रेशर इक्वेशन। थोड़ी बहुत बातें ऐसी करेंगे, इसके फॉर्मूले में आपको समझाऊं और इसके एक आधा एमसीक्यू भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रेशर इक्वेशन तमाम लोगों ने पढ़ी होगी, P इज इक्वल टू रॉ वी बार स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा, ये P क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे सर ये P तो हमारे पास कहलाता है प्रेशर। ये रॉ क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे सर ये रॉ तो हमारे पास कहलाता है डेंसिटी। और ये वी बार स्क्वायर क्या कहलाता है, तो वी बार स्क्वायर कहलाता है मेरे पास क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है वी बार स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, इस फॉर्मूले की मदद से आपने 3 फॉर्मूले और ड्राइव किए होंगे, शायद आपको याद आ जाए। वीआरएमएस के फॉर्मूले पढ़ोगे। वीआरएमएस का पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा 3p अपॉन रॉ, दूसरा फॉर्मूला लिखा 3kt अपॉन एम, और तीसरा फॉर्मूला लिखा मैंने क्या, 3RT अपॉन कैपिटल एम। ये वीआरएमएस क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक ही बात है। ये वीआरएमएस शो कर रहा है, यानी वीआरएमएस का फॉर्मूले मैंने लिखे हुए आपके सामने 3p अपॉन रॉ, सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ 3kt अपॉन एम, और थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ 3RT अपॉन कैपिटल एम। छोटे छोटे से फर्क देख लो, ये एम आपको यहाँ पे शो कर रहा है किसको, मॉलिक्यूलर मास को, और जबकि सिर्फ स्मॉल एम जो शो कर रहा है किसको शो कर रहा है, मास को शो कर रहा है। यानी कैपिटल एम यहाँ पे शो कर रहा है मॉलिक्यूलर मास, और स्मॉल एम यहाँ पे शो कर रहा है किसको, मास को। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूलर मास जब भी आप रखोगे तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास जो है ना किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। लेकिन जब आप इसको पुट करोगे तो किलोग्राम में करने के लिए इसको क्या कर दोगे, 0.032, यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे। यानी मॉलिक्यूलर मास जब भी रखोगे हमेशा किस में रखोगे, किलोग्राम में रखोगे। अगर एनईटी के टेस्ट, वैसे मेडिकल के टेस्ट में ये एमसीक्यू करने को नहीं आता क्योंकि कैलकुलेशन इसकी मुश्किल है, लेकिन एनईटी के टेस्ट के अंदर आ सकता है क्योंकि एनईटी के टेस्ट में सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो वहां आपकी हो सकता है अगर एमसीक्यू सॉल्व करने आए तो इस बात का ख्याल रखना कि जो भी मॉलिक्यूलर मास रखोगे वो हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 3/2 kT। लिख के भी दिखा देते चलो इसको। ये फॉर्मूला मेरे पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, और जो सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल का मतलब आपने इसको डिवाइड किससे किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल से। यानी अगर आपसे बोले एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3/2 kT, और अगर आपसे बोले एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल यानी मोल के हिसाब से, तो बन जाएगा आपके पास क्या, 3/2 RT। आप बोलेंगे सर आप इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, आर पढ़ा रहे, चले आर तो हमें पता है जनरल गैस कांस्टेंट, टी हमें पता है टेम्परेचर, टी हमें पता है टेम्परेचर, कि के क्या होता है, तो भाई के आपको शायद याद हो, ये के कहलाता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। शायद आपको मेरी बात याद आ जाए, के कहलाता था क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये दो चीजों का रेशियो होता था, किस किस का रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर रेशियो है दो चीजों का, एक है मेरे पास आर और एक है मेरे पास Na। तो ये आर क्या है, तो आप बोलेंगे सर आर तो हमें पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट। Na आपके पास कहलाता था क्या, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये Na शो कर रहा है किसको, एवोगैड्रोस नंबर को। अच्छा, इस के की वैल्यू क्या होती थी, तो के की वैल्यू होती थी मेरे पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 जूल पर
केल्विन। तो के की वैल्यू भी आप याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कहलाता है और के की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो कुछ ये बेसिक फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों में से चलो एक आधा एमसीक्यू भी मैं आप लोगों के साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। इस एमसीक्यू को देखना और देखने के बाद मुझे इसका जवाब बताना, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से, बल्कि सवाल का जवाब आई क्या ये तो। चलो अच्छा सवाल देखो तमाम लोग, सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल मैं आपको ताकि समझा दूं। सवाल जो दिया था आपसे बोला कि सर VRMS ऑफ द VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सील कंटेनर इज V, यानी एक वेलोसिटी है जिसको उसने V बोल दिया। द गैस इज हीटेड अंटिल द प्रेशर इज ट्रिपल्ड, यानी अब देखो VRMS की बात कर रहे हो, प्रेशर की बात कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूला याद आया। VRMS का फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू 3 अपॉन रॉ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब उसने बोला भाई अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिमेन्स अनचेंज, यानी वॉल्यूम का जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी जो चीज चेंज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। अब आप देखो एक बात पे जरा गौर करो कि सर प्रेशर और VRMS का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ये देखो VRMS का प्रेशर से जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, लेकिन एक चीज का इजाफा हो रहा है, वो इजाफा किसका हो रहा है, रूट का इजाफा हो रहा है। यही बात आपको नजर आ रही है भाई, जिस चीज का इजाफा हो रहा है वो किस चीज का इजाफा हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर जिस चीज का इजाफा हो रहा है वो है मेरे पास रूट, यानी रूट का इजाफा हुआ, यानी VRMS और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट। अब उसने आपसे बोला भाई मैंने प्रेशर को ट्रिपल कर दिया, द गैस इज हीटेड अंटिल द प्रेशर इन द कंटेनर इज ट्रिपल्ड, आपने प्रेशर को ट्रिपल कर दिया। अब देखो ट्रिपल करने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर ये देखिए जहां P है तो वहां पे अब √3 आ जाएगा, यानी अब जो नई स्पीड हो जाएगी वो नई स्पीड में इजाफा किसका हुआ, √3 का। यानी जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आंसर बोलेंगे सर इसका जो नया आंसर होगा वो क्या होगा, √3V। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब देख लिया था कि ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी √3V। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर इसका आंसर बी क्यों नहीं, तो भाई बी नहीं हो सकता क्योंकि इजाफा किसका हो रहा है, रूट का इजाफा हो रहा है। अच्छा कुछ और लोग ये भी सोच रहे होंगे सर नो चेंज, तो भाई नो चेंज जब होता जब प्रेशर भी चेंज होता और साथ साथ डेंसिटी भी चेंज होती। यानी इसकी मिसाल ऐसे, चलो मैं इसको ब्लैक स्क्रीन पे आपको करके दिखा दूं, जो लोग यहाँ पे नो चेंज सोच रहे होंगे। देखो VRMS का फॉर्मूला था VRMS इज इक्वल टू 3P अपॉन रॉ। आपको बताया था ना सर जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी ही कौन बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 8 में। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है उनको याद होगा ये बात, आपको चैप्टर नंबर 8 में मैंने खुद पढ़ाई है कि सर जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी क्या बढ़ती है, डेंसिटी। तो मेरे मुताबिक तो सर ये होना चाहिए था कि सर ये देखिए 3P की जगह पे आ जाएगा 3P और रॉ की जगह पे आ जाएगा 3 रॉ, 3 से 3 कैंसिल, सर ये तो वापसी वही फॉर्मूला बन गया, किसी नंबर का इजाफा ही नहीं हुआ। इसका मतलब VRMS तो सेम रहना चाहिए था, लेकिन ये बात आपकी सवाल में क्लियर कर दी। उसने ये बोला कि भाई जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अब अगर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी प्रेशर की वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपको कैसे पता चला, तो भाई मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इस सवाल में खुद बता दिया कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। नहीं यकीन आता तो सवाल में देख लो, उससे बोला ना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे की बात देखते हैं क्या है। अच्छा ये जवाब इसका ये वाला गलत है, करेक्ट जवाब इसका यही है √3V। मुझसे कोई भी मुझसे। अच्छा अब जो टॉपिक है मेरे पास, ये टॉपिक है मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, जल्दी से मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन बताऊं। आपने सुना ना सर अगर किसी मेटल को अगर आप हीट करते हैं तो वो हीट करने की वजह से क्या करता है, एक्सपेंड करता है। होता क्या है आपके पास कोई भी अगर मेटल है, ये सपोज करो ये मेटल आपको नजर आ रहा, तो ये जो इसके एटम्स है ये एटम्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी आपके पास कोई भी एटम, इसके जो एटम्स हैं ये एटम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप इसको हीट करोगे, आपने अगर इसको हीट करना शुरू किया, आपने अगर इसको हीट करना शुरू किया, अब देखो जब आप इसको हीट करोगे, आपने हीट करना शुरू किया, अब क्या होगा, आपने इसको हीट करना शुरू किया तो आपके पास है हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी जाएगी इन मॉलिक्यूल्स के पास। अब ये मॉलिक्यूल पहले आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये वाइब्रेट कैसे करेंगे, तेज तेज। क्यों, क्योंकि इनके पास पहले एनर्जी कम थी
लेकिन जब आपने इसको दी हीट एनर्जी तो पहले ये आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये वाइब्रेट कैसे करेंगे, तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। जब तेज तेज वाइब्रेट करेंगे तो आपकी जो मेटल सरफेस पे फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे, और जब फोर्स ज्यादा लगाएंगे जो आपका मेटल है ये मेटल क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। यानी आपके मेटल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये देखो आपका मेटल का साइज पहले छोटा था, हीट करने की वजह से साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह की एक्सपेंशन को आप बोलते हो कौन सा एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी मेटल को अगर आप हीट करो, हीट करने की वजह से वो एक्सपेंड कर जाए, तो सिंपल सी बात उसको आप बोलोगे क्या, थर्मल एक्सपेंशन। अब जरा डेफिनेशन पड़ेगा थर्मल एक्सपेंशन की क्या है, आप लोगों के सामने लिखी हुई नजर आएगी जल्दी से। वही सारी बात जो मैंने आपको समझाई ना, उर्दू में करके समझा, ये सारी बात इंग्लिश में लिखी हुई है। आप हरगिज डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको सिर्फ मैंने बात समझाने के लिए बताई है कि आपको ये जो लॉजिकल बातें सारी पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको ट्रांसलेट किया वो यहाँ आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन की अगर आप टाइप्स की बात करो तो आपने इसके तीन तरह के कोफिशिएंट पढ़े होंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊं। पहला कोफिशिएंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी अगर आपकी मेटल की लेंथ के अंदर चेंज आए, आपके मेटल के अगर लेंथ के अंदर चेंज आए तो वो कोफिशिएंट कहलाता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और लेंथ के अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ कहलाती है लीनियर एक्सपेंशन, और उसके कोफिशिएंट को बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप तमाम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख के दिखाऊं, सर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी अगर आप फ्रैक्शनल चेंज कंसीडर करो किसके अंदर, लेंथ के अंदर, पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इसको आप बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला भी है। अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज में आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा आपसे रिपीट नहीं करूंगा, वरना बात मेरी फिर दोबारा लेंथी हो जाएगी। मैं जल्दी बात कर रहा हूँ कि सर अगर आपकी बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज आए तो उस एक्सपेंशन को बोलोगे लीनियर एक्सपेंशन, और उसके कोफिशिएंट को बोलोगे कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन, यानी जिसको आपने किससे लिखा हुआ है, अल्फा से। तो अल्फा का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल आई डेल्टा टी। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को पता होगी भाई, डेल्टा एल अपॉन एल आई है ना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। यानी किसी भी चीज के चेंज को अगर आप उसके इनिशियल से डिवाइड कर दोगे तो वो जो चेंज है वो चेंज कहलाता है आपके पास कौन सा चेंज, फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा जी, अब सेकंड लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सवाल ये सर ये सुपरफिशियल क्या होता है, तो बड़ी आसान सी बात, अगर आपकी मेटल के एरिया के अंदर चेंज आए, आपके मेटल के अगर एरिया के अंदर चेंज आए तो वो जो चेंज है वो चेंज कहलाता है आपके पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आप बोलेंगे सर डेफिनेशन तो आसान हो गई, ये देखिए फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की जगह पे आपने क्या कर दिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। यानी अगर एरिया के अंदर चेंज आए तो वो बन जाता है आपके पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और उसके कोफिशिएंट को बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और इसके कांस्टेंट को आप लिखते हो बीटा से, ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए आई डेल्टा टी। यानी आपने सिर्फ लेंथ की जगह पे किसको कर दिया, एरिया को कर दिया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। कैसे निकाला मैंने रिलेशन, आपने पढ़ा है ना सर, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखो लेंथ की जो क्वांटिटी से डायमेंशन है वो कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। अब इसको ऐसे याद कर लो कि भाई एरिया का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना, यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, वो बराबर होता है किसके, 2 अल्फा के। अब आप लोग ये ना बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे, आप सोचोगे सर अरे सर आप तो बोल रहे हैं बीटा बराबर हो रहा है 2 अल्फा के, हमने जो पढ़ा है सर हमने तो ये पढ़ा है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, सर हमने तो ये तो ड्राइव भी किया है, आप कैसे बोल रहे हैं बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। तो भाई जरा रुको सबर करो, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट का मुझे टाइम दो। ये बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा सिंध बुक बोर्ड के कोर्स में, और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा फेडरल के कोर्स में, दोनों में फर्क क्या है, मैं फर्क आपको बता रहा हूँ। तीसरा कोफिशिएंट है, तीसरा कोफिशिएंट कहलाता है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो आप बोलेंगे सर खुद अल्फाज चीख चीख के बता रहे हैं कि सर अगर वॉल्यूम में चेंज हो तो उस चेंज को हम बोलेंगे कौन सा एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और उसके कोफिशिएंट को बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसके कोफिशिएंट को आप लिखते हैं गामा से, यानी गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी आई डेल्टा टी। अब होता क्या है, हमने जो सिंध बुक बोर्ड में जो पढ़ा है ना, हम क्या करते हैं हमारे लेवल पे ये सेंटर वाला नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हमारी बुक में सेंटर वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस गामा को पढ़ लेते हैं किससे, बीटा से। यानी पहले वाले को पढ़ लेते हैं अल्फा से और वॉल्यूम वाले को पढ़ लेते हैं बीटा से, तो हमारा रिलेशन भी फिर ये बनता है क्योंकि हमने गामा को बीटा से लिख लिया, तो हमने इसलिए ये पढ़ा हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अगर एनईटी के टेस्ट में आए ना, वैसे तो एनईटी के टेस्ट में इतना आसान एमसीक्यू आएगा नहीं कि बीटा बराबर किसके, 3 अल्फा के बराबर है, लेकिन अगर इनकेस आ जाए तो आप ये सेलेक्ट करना। लेकिन अगर आप मेडिकल का टेस्ट दे रहे हो और इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो फिर आप जाहिर सी बात है वो आपसे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो आपको अल्फाज शो करेगा कि भाई इस एक्सपेंशन ये एक्सपेंशन कितने टाइम्स बराबर है। तो अब देखो क्योंकि आप तीनों एक्सपेंशन पढ़ रहे हो,
फर्स्ट वाला आपके पास लीनियर का है, मैंने 1 नंबर लिख दिया। सेकंड वाला सुपरफिशियल का है, इस पे 2 लिख दिया। थर्ड वाला मेरे पास किसका है, वॉल्यूमेट्रिक का, तो उसमें मैंने 3 लिख दिया। तो लीनियर वाले को मैंने लिखा हुआ है अल्फा से, ये रहा अल्फा। एरिया वाले को मैंने लिखा हुआ है बीटा से, और वॉल्यूम वाले को मैंने लिखा हुआ है किससे, गामा से। तो ये तीनों हो गए, यानी बीटा बराबर है 2 अल्फा के। अब इसको आसान कर लो भाई, एरिया का जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है वो ट्वाइस होता है किसके, ट्वाइस होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। और वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो थ्राइस होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों को जरा जहन में रखना। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन कराऊं, तब आप लोग जरा इस बात को देखना ताकि मेरी बात आप लोग को और क्लियर हो जाए। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं सर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करो, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बन गया गामा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। बीटा को वहां फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तीसरा रिलेशन भी आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, गामा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बीटा। अब देखो, पेपर के हवाले से परेशान नहीं हो सर, अब हम कंफ्यूज रहेंगे कि सर बीटा 2 अल्फा के बराबर है, या हम कंफ्यूज रहेंगे सर बीटा 3 अल्फा के बराबर है। हमें कैसे पता चलेगा कौन किसके बराबर है? तो अब आप इसको सिंबल से याद नहीं करो, आप इसकी वर्डिंग से याद करो कि एरिया वाला ट्वाइस होगा, यानी जो बीटा लिखा हुआ है ये बीटा इस बार आप एरिया के लिए कह रहे हो, यानी एरिया वाला ट्वाइस है किसके, लेंथ वाले के। और गामा यहाँ पे शो कर रहा है किसको, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम वाला क्या है, थ्राइस है किसके, लेंथ वाले के। तो आप अल्फाज से याद करो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मर्जी है, इन्होंने ग्रीक ने काम किया तो ग्रीक ने अपनी मर्जी के इसके नाम लिखे हुए। आप अगर अपनी मर्जी का नाम रखें तो आप ऐसे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उन्होंने अल्फा रखा हुआ, उन्होंने बोला ना बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, आप ऐसे बोल दो बे इज इक्वल टू 2 अलिफ, आप ऐसे बोल दो, कोई मसले की बात नहीं है। मैं जो लिख के दिखा रहा था आप ऐसे लिख दो, बे इज इक्वल टू 2 अलिफ, आप ऐसे लिख दो। वो तो सिंबल है, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज है आपको इसकी लॉजिक पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो रिलेशन था जो मैंने अभी ड्राइव किया ना, ये रिलेशन भी मैं आपको बताऊं। ये देखो, अभी भी ड्राइव किया ना हमने 3/2 बीटा, तो जिसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ उसको याद रखना कि भाई बीटा बराबर है 2 अल्फा के, गामा बराबर है 3 अल्फा के, और गामा बराबर है किसके, 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा के। अच्छा, तीनों की जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इनके वैल्यूज की आपसे बात करूँ ना, तो तीनों की वैल्यूज अगर आप देखोगे तो तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए नजर आ रहे। अच्छा जी, इनके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो तीनों की जो यूनिट है, तीनों का यूनिट, चलो मैं एक का यूनिट भी आपको निकाल के दिखाऊं, कोशिश करते हैं एक का यूनिट निकालने की आपके सामने। पहले वाले का देखो, ऊपर लेंथ नजर आ रहा है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर डिवाइडेड बाय, नीचे एल आई है इनिशियल लेंथ, तो इसका यूनिट भी होगा मीटर। जबकि नीचे डेल्टा टी, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसको मैंने लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को ऊपर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब आप बोलेंगे सर नीचे तो चेंज इन टेम्परेचर है, आप डिग्री सेंटीग्रेड ना रखो, आप केल्विन रख दो। ये देखो, आप अगर यहाँ पे केल्विन रखोगे तो ये जाएगा केल्विन, क्यों जाएगा केल्विन, केल्विन को ऊपर लाओगे तो यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा केल्विन इनवर्स। तो किसी का भी यूनिट निकालो, तीनों की यूनिट सेम है, चाहे अल्फा, चाहे बीटा, चाहे गामा, तीनों के जो यूनिट है या तो वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होगा या फिर क्या होगा, केल्विन इनवर्स। और जबकि तीनों की जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तीनों की तीनों वैल्यूज, अल्फा बीटा गामा, तीनों की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। जैसे स्टील और आयरन की वैल्यूज ज्यादा होती हैं, जबकि अगर आप किसी नॉन कंडक्टर की बात करोगे तो उसकी वैल्यूज कम होती हैं। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जिनकी वैल्यूज कम होती है, तो वैल्यू हर मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ओके, थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा जल्दी से एमसीक्यू आप लोगों से शेयर करते हैं। एमसीक्यू क्या है, तो एमसीक्यू में बोला आपसे, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको मैट्रिक की बात रिकॉल कर रहा हूँ। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वर्क करता है 2 रॉड के ऊपर, इसमें 2 रॉड होती हैं, दोनों रॉड का मटेरियल अलग अलग होता है। एक होता है स्टील का बना हुआ, सपोज करो, तो एक बना हुआ होता है किसका,
आयरन का बना हुआ होता है, यानी एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कम होता है, यानी डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है, यानी जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो काम किस पे करता है, डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल के होने की वजह से होता क्या है, डिफरेंशियल कोई ज्यादा एक्सपेंड करेगा कोई कम एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ये जो केस है ये केस आपके पास, ये जो रॉड होती है ना, ये रॉड आपके पास बैंड कर जाती है, यानी ये जो रॉड आप देख रहे हो ये रॉड क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है इस तरीके से, और आपका जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से थर्मोस्टेट उस काम को रोक देता है। जैसे एसटीडी के अंदर होता है ना, एसटीडी ज्यादा गर्म होती है तो एसटीडी आपका वर्क करके टक करके आवाज आती है, एसटीडी काम करना छोड़ देती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ये छोटा सा एमसीक्यू था हमारी बुक के अंदर, तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि भाई ये काम करता है किस पे, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन पे। तो अपने लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने लेक्चर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा।